यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं फोर्थ सेम अकाउंट्स। फोर्थ सेम अकाउंट्स में आपका सिलेबस जो है एक बार अब डिस्कस कर लेते हैं और आज एक चैप्टर शुरू भी करेंगे। ठीक है। यस, तो ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने भी अभी थोड़ा ये देख लो, एक बार सिलेबस देखो, फिर आज एक चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग हमको यस इन्फॉर्म करते रहोगे, कैसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इन्फॉर्म करते रहोगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। तो आपका सिलेबस में 6 यूनिट्स है, हम डिस्कस ऑलरेडी किए थे। फर्स्ट यूनिट आपका क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट यूनिट कंसाइनमेंट अकाउंट, यहां से 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 मार्क्स दे भी सकता है। बट ये चैप्टर हम शुरू नहीं करेंगे, ये इजी चैप्टर है बट शुरू नहीं करेंगे। सेकेंड चैप्टर आपका ब्रांच, ये लेंथी चैप्टर से ब्रांच अकाउंट। और जो थर्ड चैप्टर इट इज हायर परचेज, हायर परचेज अकाउंट। फोर्थ चैप्टर फोर्थ चैप्टर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अकाउंट। फिफ्थ चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। और लास्ट यूनिट पार्टनरशिप। लास्ट यूनिट इज पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप में मेनली डिजोल्यूशन ही है, डिजोल्यूशन का 2 पार्ट है। तो ये आपका 6 यूनिट्स, इसमें से आज जो चैप्टर शुरू करेंगे, ऐसे आप लोग जो बोलोगे वही कर सकते हैं, बट बेटर होगा आप लोग को थोड़ा इजी से हार्ड में जाते, वही ठीक रहेगा ना। तो आज जो चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट, और इससे 10 मार्क्स आपको क्वेश्चन मिलेगा श्योर। और ये चैप्टर इसीलिए इजी है, फाइनल अकाउंट आप लोग किए, ट्रेडिंग पीएल किए थे ना, बस वही चीज करना है इसमें, वही चीज करना है, सिर्फ डिपार्टमेंटल के बारे में समझना होगा आपको। ओके। तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स मतलब सबसे पहले समझना होगा होता क्या डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होता है, एक ही बिजनेस, एक ही शॉप, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो एक एक डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट लॉस हो फाइंड करना। जैसे अब बिग बाजार में जाओगे तो बिग बाजार में बोलो एक ही शॉप है, एक ही शॉप में गए, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता है, उसमें आपको गारमेंट्स भी मिलता है, उसमें आपको आपका कॉस्मेटिक्स भी मिलता है, अलग अलग वेराइटीज मिलता है ना। तो एक एक डिपार्टमेंट हो गया, एक एक सेगमेंट हो गया, एक एक सेक्टर हो गया, उसके अंदर इस तरह होता है। लेकिन अदर बिजनेस कैसा होता है, जैसे सामने देखो कि शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, तो ग्रोसरी आइटम्स मिलता है, उनके पास अदर्स नहीं। स्टेशनरी तो स्टेशनरी मिलता है, अदर्स नहीं मिलता है। कन्फेक्शनरी स्वीट्स है तो स्वीट्स मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा ना। इसको डिपार्टमेंटल नहीं बोलोगे, तो बिजनेस है। लेकिन अगर एक ही शॉप के अंदर बहुत सारे वेराइटी है तो उसको क्या बोलोगे, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में जब हम लोग करेंगे अकाउंट, तो डिपार्टमेंट अकाउंट क्यों करना होता है, सर टोटल बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड कर लेंगे, पता चल गया मेरा बिजनेस में कितना प्रॉफिट है लॉस है। प्रॉब्लम क्या आएगा, मेरा मेरा कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में रन कर रहा है, ये पता नहीं चलेगा। चलेगा क्या, अगर अलग अलग नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा एक डिपार्टमेंट अच्छा है ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। तो दैट इज वाई हम लोग डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अच्छा डिपार्टमेंट है तो उसको उससे बेटर है, उसमें कुछ करना नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहे। और लेकिन जो ठीक से नहीं चल रहे, लॉस में रन कर रहे हैं, उससे कैसे इंप्रूव किया जाए, नहीं तो उसको बंद करके किसी और डिपार्टमेंट लगा कर सकते स्टार्ट, है ना। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स।
डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाएंगे। किसका? डिपार्टमेंट वाइज बनाएंगे। 3 डिपार्टमेंट तो 3 कॉलम कर लेंगे, फाइनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है ना, बस यही चीज करना है। तो इसीलिए इजी चैप्टर है। फाइनल अकाउंट ऑलरेडी फर्स्ट सेम में आप लोग किए, तो आइडिया है, तो इससे बन जाएगा। दैट इज वाई इजी चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें तो कुछ आएगा एक्स्ट्रा, है ना। तो यस, पॉइंट 1 एक बार लिख लेते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स प्रिपेयर बाय, मतलब फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, बोलो कौन प्रिपेयर करेगा? बिजनेस है ना। कौन सा बिजनेस? डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जिनका डिपार्टमेंटल बिजनेस है ना, बाय डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आजकल ये मेगा मार्ट एटसेट्रा जितना है ना, रिलायंस का भी देखोगे, ठीक है ना। हाँ, जितना इतना सारे मार्ट है, तो वो सब क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स चला रहा है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। और एक क्यों करते? फाइनल अकाउंट तो एट द एंड ऑफ ईयर करोगे। क्यों करते ना? टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। टू फाइंड, क्या फाइंड करते हैं हम लोग? प्रॉफिट और लॉस। इसको एक्चुअली प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते हम लोग, टू टू मेजर द परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्म किए या परफॉर्म ठीक से नहीं किए, वो देखते हैं। तो टू मेजर परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, टू मेजर, मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। एक एक डिपार्टमेंट का, एक एक डिपार्टमेंट का ये देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, ये मेजर करोगे। तो फाइनली हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बोलो तो? सिर्फ फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। सर बैलेंस शीट भी डिपार्टमेंट वाइज बनेगा क्या? नहीं, बैलेंस शीट पूरा बिजनेस का एक साथ बनाएंगे, उसमें डिपार्टमेंट वाइज करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? अरे, बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स लायबिलिटी लिखते, परफॉर्मेंस हो गया बस, इसके बाद टोटल प्रॉफिट लेके बैलेंस शीट में एक साथ दिखाएंगे। तो एसेट्स थोड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है, एसेट्स पूरा बिजनेस का होता है, ठीक है ना। इसीलिए बैलेंस शीट एक ही बनेगा, डिपार्टमेंट वाइज नहीं। सिर्फ ट्रेडिंग पीएल करेंगे डिपार्टमेंट वाइज, राइट। तो डायरेक्ट आप फॉर्मेट में आ जाते हैं, बोलो समझ में आया। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मतलब क्या होता है ये पता है आपको ना। एक शॉप, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मतलब अलग वेराइटीज, अलग सेगमेंट है, ठीक है ना। गारमेंट्स है, फिर आपका स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरह अलग अलग सेगमेंट है। तो एक एक सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हैं ना। फॉर्मेट में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखो, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। तो फॉर्मेट में क्या बनेगा? सिर्फ ट्रेडिंग पीएल। तो फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। और अब लोग जब फाइनल अकाउंट के, तो ट्रेडिंग पीएल का तो फॉर्मेट पता है, डेबिट और क्रेडिट साइड लिखते इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नाम लिखोगे, और इसमें लिखोगे डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। किसी एक ईयर का ही तो करते हैं ना फाइनल अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी करंट ईयर एंड वो डेट लिख लेना। ओके, नाउ तो ऑब्वियसली इसमें जितना डिपार्टमेंट उतना कॉलम करेंगे। 3 डिपार्टमेंट तो बोथ साइड 3 कॉलम। फाइनल अकाउंट में एक डिटेल्स कॉलम करते थे, लेकिन यहाँ डिटेल्स करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मतलब 3 डिपार्टमेंट, 3 का डिटेल्स, और तो बोथ साइड 6 कॉलम प्लस अमाउंट कॉलम बोथ साइड, इतना तो नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोग सिर्फ डिटेल्स कॉलम 3, 2 डिपार्टमेंट 2 करेंगे, 3 डिपार्टमेंट 3 करेंगे। तो बोथ साइड मान लेते हैं इसमें एक बिजनेस में 2 डिपार्टमेंट है, देयर आर 2 डिपार्टमेंट, तो 2 कॉलम्स कर लो। डेबिट एंड क्रेडिट,
देयर आर डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई। ये जो दो डिपार्टमेंट था, एक था डिपार्टमेंट एक्स और दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट वाई। तो एक्स एंड वाई, और पर्टिकुलर्स और डेबिट साइड भी ये लिखोगे। ओके, तो आप अकाउंट जो करोगे उसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएल करोगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में बोलो क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या लिखते, ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग वही तो हो जाएगा ना, क्योंकि उसी को तो बेचेंगे पहले। तो डेबिट साइड फर्स्ट आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। एक्स डिपार्टमेंट में जितना स्टॉक था वो एक्स में लिखोगे, और जो वाई डिपार्टमेंट का था वो वाई में लिख लोगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट्स, तीन तो तीनों का लिख लोगे। अगेन ये सारा डिपार्टमेंट आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। परचेज हो रहे हैं तो परचेज हो रहे तो डेबिट में आ जाएगा ना, तो डेबिट साइड लिखोगे टू परचेजेस ऑफ डिपार्टमेंट, टू परचेजेस नेट। सर नेट का मतलब क्या, परचेज से रिटर्न लेस करते करते ना, ड्राइंग सब गुड्स लेस करते, तो लेस करके नेट यहां लिख लोगे, क्योंकि इसमें तो इनर कॉलम किया नहीं डिटेल्स का, तो वर्किंग्स में कर लेंगे और एडजस्ट करके नेट अमाउंट एक एक डिपार्टमेंट का लिखते जाएंगे। ठीक है, समझ में है ना। तो एक एक डिपार्टमेंट नेट कितना परचेज किए, मतलब परचेज लेस रिटर्न लेस ड्राइंग सब गुड्स, जहां से जितना ड्रॉ किए वो सब माइनस करोगे, नेट अमाउंट लिख लो। अगेन कुछ खर्चा भी तो हो रहा है ना, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लिखोगे। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो रहा है, अगर आपका फैक्ट्री है, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगा, मटेरियल्स लगा, वेजेस लगा है ना, लेबर को दिए, तो वेजेस ट्रेडिंग में आता था ना, इसीलिए। प्लस फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री में जितना एक्सपेंसेस लगता था वो सारा आ जाएगा। लेकिन अब रिटेल शॉप चला रहे हो, आपका तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, रिटेल शॉप चला रहे हो, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा ना, परचेज के लिए क्या खर्चा लगा, कैरेज कैरेज लगा ना, कैरेज ऑन परचेज लगा, बाहर से इंपोर्ट किए तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा एटसेट्रा, वो सारा जो खर्चा लग रहा था वो इसमें आ जाएगा। तो क्या एक्सपेंसेस आएगा डायरेक्ट में, एक फैक्ट्री का जितना खर्चा प्लस प्लस बोलो क्या आएगा ना, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक बार ब्रैकेट में लिख लो इसमें क्या क्या आ रहा है ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का क्या होता है, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड है ना, लाइटिंग एटसेट्रा, फैक्ट्री पावर, उस फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस और क्या आएगा इसमें बोलो, एक्सपेंसेस फॉर परचेज, परचेज रिलेटेड, हम रिटेल शॉप चला रहे हैं तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंसेस फॉर परचेज, ये सारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे। डिपार्टमेंट एक्स का तो एक्स में लिख लोगे, वाई तो वाई में। तो ये सारा ट्रेडिंग का डेबिट आइटम्स हो गया। अब क्या, क्रेडिट साइड आएंगे। क्रेडिट साइड क्या होता है, रिकॉर्ड करते इनकम या सेल्स रिकॉर्ड करते, तो क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करो बाय सेल्स। इसमें भी नेट लिख दो, मतलब सेल से रिटर्न आया तो क्या करोगे, रिटर्न लेस करके लिखोगे ना, तो सेल से एक एक डिपार्टमेंट का नेट सेल्स कितना लिख लेना। ओके, नाउ कुछ गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, चोरी हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो लिखोगे तो परचेज से लेस होना चाहिए, डिस्ट्रॉयड हो गया तो उसको परचेज से लेस नहीं करके ऑपोजिट साइड कर लोगे, तो क्रेडिट साइड लिख लोगे बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखोगे, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया तो लिख लोगे। और यहां ना कॉस्ट प्राइस लिखोगे, कॉस्ट कितना डिस्ट्रॉयड हो गया वो लिखोगे, क्लेम कितना मिला और क्लेम माइनस करके नेट पीएल में चार्ज करेंगे यहां, लेकिन टोटल कॉस्ट कितना देखोगे वही दिखाओगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसमें क्लेम मिल गया मतलब 20,000 लॉस हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, इसमें से क्लेम मिला 15,000 तो 5,000 लॉस दिखाओगे नहीं, 20,000 का ही तो गुड्स चला गया ना, तो इसीलिए 20,000 दिखाओगे, टोटल लॉस दिखाओगे इसमें। और क्या क्लोजिंग स्टॉक आता है, बट डिपार्टमेंट में एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। पहले आप लोग कभी किए कॉन्ट्रा एंट्री, आप लोग बोलो कॉन्ट्रा एंट्री बोल के कुछ किया पहले आप, हाँ
कब किए थे बोलो कंट्रा एंट्री? हम लोग किए थे क्लास, अगर कोई 11 में कैश बुक किए थे, कैश और बैंक कंट्रा एंट्री आता था ना, तो कंट्रा एंट्री इसमें भी आ सकता है। मतलब एक साइड क्रेडिट एक साइड डेबिट कर रहे थे, तो इसमें वो कंट्रा क्या है ना, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एक डिपार्टमेंट से गुड्स दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए। सर ऐसे कैसे हो सकता है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट? हाँ हो सकता है बाबू, कैसे देखो, सब एग्जाम्पल लेते। मेरा एक डिपार्टमेंट है गारमेंट्स बेचते, गारमेंट शर्ट पैंट ये सब बेचते, रेडीमेड गारमेंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, तो एक जगह रेडीमेड डिपार्टमेंट है। दूसरा जगह मेरा है टेलरिंग डिपार्टमेंट। टेलरिंग बोलो तो टेलरिंग में क्या करते, बनाते, कि कोई ऑर्डर देता शर्ट का, शर्ट बना देते, मेजर करते बना देते, कोई पैंट का ऑर्डर दिए बना देते। तो एक जगह बनता है वही सामान, और एक जगह रेडीमेड गारमेंट्स खरीद करके बेचते, बेचते ना। नो, मैंने देखे मेरा जब टेलरिंग डिपार्टमेंट है वहां तो प्रोडक्शन होता ही है, मेरा टेलर मास्टर्स है, सब मतलब लेबर लोग काम कर रहे हैं, तो वहां क्यों ना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर ले। टेलरिंग में 60 पैंट प्रोडक्शन कर लिए, प्रोड्यूस करके अपना रेडीमेड डिपार्टमेंट में भेज दिए, उसको भी बेच सकते। तो एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन किए, दूसरा डिपार्टमेंट में भेज दिए, क्योंकि वहां तो वही काम करते हैं हम लोग। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, समझ में ना। या अब लोग प्रोसेस किए, प्रोसेस अकाउंट किए ना, एक प्रोसेस में कुछ बनाए, दूसरा प्रोसेस में गया, फिर वहां बनाए, फिर तीसरा प्रोसेस में। तो ये मान लो एक डिपार्टमेंट एक प्रोसेस है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरा प्रोसेस, असेंबल का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो एक से दूसरे का ट्रांसफर भी होता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री आएगा। मतलब क्यों कॉन्ट्रा एंट्री आएगा, मान लो एक्स से ट्रांसफर किए वाई, एक्स से ट्रांसफर किए वाई, तो आप ये समझ सकते हो ना, एक्स बेचे वाई को, बोलो बोलो, एक्स के लिए सेल्स हो जाएगा, और वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए परचेज हो जाएगा, वाई डिपार्टमेंट के लिए परचेज हो जाएगा ना। तो जो वही क्रेडिट साइड एक्स में दिखा रहे हैं वो डेबिट साइड वाई में दिखाओगे। तो एक ही एंट्री एक ही ट्रांजैक्शन दोनों तरफ आ रहा है ना, क्योंकि दो अकाउंट दो कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, और एक दूसरे के बीच ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर ना, कॉन्ट्रा नहीं बोलते, कॉन्ट्रा है लेकिन इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, इंटर, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर किए, तो ट्रांसफर एंट्री हम लोग करेंगे। तो एजम्पशन लेते, क्या एजम्पशन लेते, एक्स डिपार्टमेंट वाई में ट्रांसफर किए, तो बोलो एक्स के लिए सेल्स होगा ना, तो एक्स में श्योर क्रेडिट साइड लिखेंगे, और वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो वाई के लिए डेबिट साइड लिख लेंगे। तो क्रेडिट साइड लिखो बाय ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट, ये हम एजम्पशन लिए, ठीक है, ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली कौन सा कॉलम में लिखोगे, एक्स कॉलम में लिखोगे। एक्स के लिए क्या हो गया, सेल्स, और वही सामान वाई को मिला, वाई के लिए परचेज हो गया, तो डेबिट साइड वाई में लिख लोगे टू ट्रांसफर फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट। और एक बोलो कौन सा कॉलम में आएगा, ऑब्वियसली वाई में लिख लोगे। तो एक क्रेडिट साइड आया, दूसरे में डेबिट साइड आया, तो कॉन्ट्रा हो गया ना। तो इसलिए आप कॉन्ट्रा भी बोल सकते हो, बट इसका प्रॉपर टर्म क्या यूज करते हैं बोलो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है। यस, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो सर ऐसा हो सकता है क्या, एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स वाई में वाई एक्स में, हाँ हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मान लो एक्स डिपार्टमेंट टेलरिंग है, वाई डिपार्टमेंट रेडीमेड है। टेलर मास्टर जो वहां एक ऑर्डर आया था, तो टेलरिंग तो स्टिचिंग एंड ये करके देंगे ना, बना के देंगे। साथ में वो बोला अच्छा आपका गारमेंट्स डिपार्ट रेडीमेड तो है, वहां से हमको एक जीन्स दे दीजिए। तो टेलरिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ हो गया, वहां से लेके आए, दिखाए और दे दिए। तो मतलब एक से गया ना, दूसरे में ट्रांसफर हो गया, तो इसको भी ट्रांसफर समझ सकते हो, समझ में ना। तो इसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एक्स वाई में वाई एक्स में, क्वेश्चन में जैसे रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ हम लोग क्या मान लिए, एक्स से वाई ट्रांसफर किए, तो यहाँ नीचे एक बार लिख लेते ट्रांसफर टू बोलो कहाँ ट्रांसफर किए, ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट। अच्छा वो तो लिखे थे ऊपर, अलग से लिखना नहीं है। तो ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट, और यहाँ क्या, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट। अब दोनों डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो लिख लोगे,
तो क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स का एक्स में लिख लेना, ठीक है ना, और वाई का वाई में लिख लेना। अब तो हो गया ना ट्रेडिंग अकाउंट, एकदम वही क्लास 11 में जो सीखे थे या क्लास हादसे में जो सीखे थे वही है, सिर्फ डिफरेंट क्या हो गया, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा एंट्री आया, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ओके, तो इसीलिए चैप्टर से शुरू किया। आप लोग का फाइनल अकाउंट का मोटा मोटी आइडिया है, तो इससे आराम से बन जाएगा और 10 मार्क्स श्योर आएगा, 10 मार्क्स इससे श्योर आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। यस, अब बैलेंस करो, अब बैलेंस करो। बैलेंसिंग फिगर बोलो क्या मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट एक्सेस है तो क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट साइड लिखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, डिपार्टमेंट एक्स में कितना प्रॉफिट और डिपार्टमेंट वाई का कितना प्रॉफिट, वो लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो हम लोग का एक पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट। अब कंटिन्यू करोगे, इसी में पीएल बनेगा, है ना, इसी में पीएल बनेगा, इसी को कंटिन्यू कर लेना, कंटिन्यूड। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को फिर क्रेडिट साइड लिख दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, राइट। तो कितना डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट है वो दिखा देना, डिपार्टमेंट एक्स का कितना ग्रॉस प्रॉफिट और डिपार्टमेंट वाई का कितना ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों डिपार्टमेंट में लिख लो। नौ, अब बोलो, अब क्या आएगा, जितना पीएल में क्या होता है, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, यही तो लिखोगे ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम अब जब लिखोगे तो डेबिट साइड ऑब्वियसली एक्सपेंसेस लिखोगे, तो लिखो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट, ये ध्यान में रखना, डिपार्टमेंट का होना चाहिए वो एक्सपेंसेस। तो डिपार्टमेंट एक्स का एक्स में लिख लेना, वाई का वाई में लिख लेना, ठीक है। यहां एक चीज लिखो, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, वर्किंग नोट, नोट वन। सर क्या चीज का नोट वन में डिटेल समझेंगे, थोड़ा सा आइडिया देते। से मेरा मेरा हम लोग का एक क्लासरूम, दो क्लासरूम है इसमें, एक क्लासरूम में हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल लेवल, एक क्लासरूम में 9 10 11 टेबल 10 पढ़ाते हैं, दो अलग अलग डिपार्टमेंट समझ लो। अब इसमें जो रेंट पे करते, टोटल रेंट पे करते, तो टोटल रेंट पे किए, एक ऑफिस रूम है, दो क्लासरूम है, टोटल एक साथ क्या अलग अलग रेंट पे करते, पूरा बिल्डिंग का रेंट पे करते एक साथ, लैंडलॉर्ड को रेंट पे किए 30,000 रुपया। अब बोलो 30,000 रुपये जो रेंट पे किए, तो क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं, करना होगा। तो टोटल 30,000 रेंट में से एक एक डिपार्टमेंट एक्स में आएगा, मतलब जो क्लासरूम एक्स है, एक डिपार्टमेंट वाई में आएगा, जो क्लासरूम वाई है उसमें लिखोगे। लेकिन कुछ ऑफिस का भी तो है, तो ऑफिस तो डिपार्टमेंट नहीं है, तो हम लोग ये जो रेंट डिपार्टमेंट में कितना दिखाएंगे और जो ऑफिस का उसको कहां दिखाएंगे, यही बात है इसमें, ठीक है ना। इसके लिए नोट डिटेल्स लेंगे। लेकिन मान लो ऑफिस ही नहीं रखे हम लोग, छोटा सा सेंटर खोले, दो क्लासरूम रखे सिर्फ, तो ऑफिस नहीं है, तो टोटल रेंट दोनों क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 रुपया रेंट पे किए, ऑफिस है नहीं मान लो, 30,000 रुपया का रेंट पे किए, तो ये 30,000 रुपया का रेंट दोनों क्लासरूम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे कैसे, ऐसे नहीं कर सकते बाबू, ऐसे नहीं कर सकते, समझो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। रेंट किस बेसिस पे, एरिया के हिसाब से होता है ना, क्या मेरा स्टूडेंट्स के हिसाब से रेंट होता है, नहीं तो एरिया ज्यादा लेंगे तो भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, छोटा एरिया लेंगे तो कम रेंट पे करना पड़ेगा। तो जो टोटल रेंट पे किए थे उसमें ये मेरा बड़ा क्लासरूम है, प्रोफेशनल चलता है, इसका एरिया है 300 स्क्वायर फीट, और जो छोटा क्लासरूम उसका एरिया है 150 स्क्वायर फीट। तो टोटल रेंट 300 150 मतलब 2:1 हो गया ना, तो इसी रेशियो में दोनों क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कौन सा एक्सपेंसेस किस रेशियो से डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए एक नोट बनाए, क्लियर है ना। तो डिपार्टमेंट में क्या खर्चा हो रहा है वो एक साथ कॉमन एक्सपेंसेस दे, जैसे इलेक्ट्रिक बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल का डिपार्टमेंट वाइज आता है कभी,
ना मीटर है। और क्लासरूम में अलग अलग मीटर लगाते क्या? नहीं। तो एक मीटर है, एक बिल आएगा, तो इलेक्ट्रिक बिल तो सभी क्लासरूम में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैसे करोगे, यही सीखेंगे हम लोग नोट 1 में। क्लियर? ठीक है ना? यस। तो क्रेडिट साइड भी कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी तो हो सकता है, तो लिखोगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे? बाय इनडायरेक्ट इनकम ऑफ डिपार्टमेंट। ये भी ध्यान रखना, डिपार्टमेंट का होना चाहिए। क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट इनकम ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। और यहां भी लिख लो नोट 1, जैसे कुछ एक्सपेंसेस को दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसी तरह कुछ इनकम को भी टोटल एक साथ पता है तो डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, वो हम लोग एक ही नोट में सीख लेंगे। ठीक है? अब बोलो डिपार्टमेंट एक्स का इनकम, डिपार्टमेंट वाई का इनकम ए लिख लिए, और डेबिट साइड डिपार्टमेंट एक्स का एक्सपेंसेस, वाई का एक्सपेंसेस लिख लिए। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना। हम एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखे, एक्सपेंसेस में रेंट, सैलरी सब आता था ना, तो एज इट इज जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में लिखते थे, वो सब सभी आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस व्हाटएवर। ठीक है ना? बट हम लोग उसको एक्सपेंसेस तो सीखेंगे, नोट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें बैलेंस तो प्रॉफिट होना चाहिए, यस प्रॉफिट होना चाहिए। बट एक चीज और, हम लोग गुड्स जब ट्रांसफर किए थे तो एक एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था ना, तो ट्रेडिंग में इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर किए थे गुड्स, क्या किए थे? एक्स के लिए क्रेडिट सेल्स मान लिए थे, वाई के लिए डेबिट परचेज मान लिए थे। तो इसको क्या बोले थे? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। क्या चीज ट्रांसफर हो रहा था? गुड्स। अगर इंटर डिपार्टमेंट सर्विस ट्रांसफर होता है तो पीएल में करो। क्या करोगे? पीएल में करोगे। सर सर्विस कैसे ट्रांसफर होगा? सर्विस थोड़ी ट्रांसफर होता है। ओके, समझते हैं। इंटर डिपार्टमेंट सर्विस कैसे ट्रांसफर होगा? मेरा 2 क्लासरूम, फिर आते 2 क्लासरूम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं वो प्रोफेशनल पढ़ाते, दूसरा क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते 9-10 का टीचर पढ़ाते। अब मान लो एवरेज बेसिस देखे, 9-10 का जो पढ़ाते वो कुछ क्लास एब्सेंट होता है, तो प्रोफेशनल में जो पढ़ाते ना उनको स्पेशल लेक्चर बोल के वहां दे देते। प्रोफेशनल के क्लास लेते, लेकिन उनको कुछ बोले देखिए कुछ क्लासेस आप स्पेशल लेक्चर वहां दे दीजिएगा, तो उन लोग को भी अच्छा लगेगा कि हम लोग को अभी से देखो प्रोफेशनल स्टडी का आइडिया मिल रहा है। ठीक है ना? तो जो प्रोफेशनल का लेक्चरर उनको उनको दे रहे, वो कौन सा, मान लो एक्स डिपार्टमेंट प्रोफेशन का, उनका लेक्चर को जो सैलरी एक्सेट्रा देते थे वो तो एक्स में लिखते थे, लेकिन वो उसमें से एक पोर्शन उन्होंने कहा डिवोट किए? दूसरा डिपार्टमेंट में। तो एक पार्ट तो दूसरे में एलोकेट करना होना चाहिए ना, तो एक्स से वाई में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो ट्रांसफर हो रहा है इंटर सर्विस ट्रांसफर। अब मान लो इस सेंटर में इस सर्विस रिलेटेड ही है। दूसरा एग्जांपल लेते, अगर मेरा कोई गारमेंट्स है, गारमेंट इंडस्ट्री है ना, गारमेंट है, और एक जगह को टेलरिंग है, टेलरिंग रेडीमेड। तो अब मान लो फेस्टिवल टाइम आ गया, पूजा मतलब दिवाली, उससे पहले दुर्गा पूजा, उस टाइम क्या होता है गारमेंट्स में बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, टेलरिंग में भी डिमांड रहता है, बहुत ज्यादा रहता है ना। लेकिन देखिए आजकल रेडीमेड में बहुत ज्यादा है, टेलरिंग पहले डिमांड होगा, लेकिन रेडी जब एकदम फेस्टिवल के टाइम रेडीमेड का डिमांड बढ़ जाता है। तो टेलरिंग का जो स्टाफ है ना उनको बोले इस टाइम में तो टेलरिंग बंद करके रखो, रेडीमेड में आ जाओ। तो टेलरिंग का जो स्टाफ है वो कहाँ सर्विस दे रहे हैं बोलो? लेकिन सैलरी तो टेलरिंग से पे किया जा रहा है, टेलरिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ है, तो उनको पे कहां से कर रहे हैं? रेडीमेड से, टेलरिंग से। लेकिन वो अभी कहां सर्विस दे रहे हैं? तो रेडीमेड को सर्विस मिला ना, किससे मिला? टेलरिंग से मिला। तो अगर माना जाए तो टेलरिंग किसी और को सर्विस देते तो इनकम होता उनका, और रेडीमेड किसी और से लेते उनका खर्चा होता। बस वही इंटर डिपार्टमेंट सर्विस ट्रांसफर हो रहे हैं ना, समझ गए ना। तो गुड्स ट्रांसफर तो किधर करोगे बोलो? ट्रेडिंग में करोगे, लेकिन सर्विस ट्रांसफर हो रहा है तो पीएल में करोगे। किसको मिला सर्विस उनके लिए खर्चा है, और जिन्होंने सर्विस दी है उनके लिए एक्सपेंसेस है, समझ गया ना। सॉरी, उनके लिए इनकम है, यस यस। तो जो सर्विस प्रोवाइडर उनके लिए इनकम है, और जिनको सर्विस मिला तो उनके लिए एक्सपेंसेस। तो लिखोगे बाय, क्या लिखोगे बोलो बोलो, इसमें क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ सर्विस है ना, बाय, या ई लिख सकते हो सर्विस टू
बाय सर्विस टू मान लेते, इसमें वाई सर्विस दिए एक्स को, ये मान लेते, तो सर्विस टू एक्स डिपार्टमेंट। बताओ कौन सर्विस दिए? वाई दिए, तो वाई के लिए क्या माना जाएगा? इनकम। वेरी गुड, तो वाई में क्रेडिट साइड लिख लेंगे ना, वाई में हम लोग क्रेडिट साइड लिख लेंगे, एक्स में नहीं लिखेंगे। और वही चीज एक्स के लिए क्या हो जाएगा? तो एक्स के लिए एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड लिख लोगे, टू सर्विस सर्विस फ्रॉम वाई डिपार्टमेंट, राइट। और इसको बोलो कौन सा डिपार्टमेंट में लिखोगे? एक्स डिपार्टमेंट में लिख लो। क्लियर है? अब हम लोग का बन गया, क्या बन गया? पीएल, डिपार्टमेंटल पीएल। तो इससे आपको क्या मिलेगा? डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लोज इट, ठीक है, इसको आप क्लोज कर दो तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड जोड़ लो, अगर क्रेडिट एक्सेस तो नेट प्रॉफिट है और डेबिट एक्सेस है तो नेट लॉस है। तो हम लोग मानते हैं क्रेडिट एक्सेस है, तो क्रेडिट एक्सेस है तो क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड लिख लेना, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। तो बस इतना ही बनाना है, समझ में ना? इजी है एकदम। बट हाँ थोड़ा सा और बाकी है, एक और अकाउंट करेंगे। बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस अकाउंट हो रहे हैं। बोलो तो ना, डिपार्टमेंट में सिर्फ परफॉर्मेंस प्रॉफिट ही देखते हैं, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। बट ओवरऑल अब बोलो, अगर एक्स डिपार्टमेंट में प्रॉफिट आया, अब आप लोग समझो, ये ठीक से समझोगे। एक्स डिपार्टमेंट में प्रॉफिट आया 5 लाख और वाई डिपार्टमेंट में आया 3 लाख, तो मेरा ओवरऑल टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना? ये दो ही डिपार्टमेंट है, 5 3 8 लाख नहीं, ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट 8 लाख से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कम होगा, ज्यादा नहीं। सब क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, मैंने बोले थे कुछ एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट का नहीं है, जो ऑफिस का रेंट था, उसको क्या डिपार्टमेंट में दिखाओगे? नहीं तो। लेकिन बिजनेस का तो कुछ खर्चा है, ठीक है ना? अगेन मान लो ऐसा कुछ है, हम लोग बिजनेस कर रहे थे इतना दिन, सेंटर चला रहे थे, कुछ उसमें से जो प्रॉफिट कमाए ना, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिए, किसी कंपनी का शेयर खरीदे, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये जो इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, क्या डिपार्टमेंट का इनकम? क्या ट्यूशन पढ़ा के कमा कमा रहे हैं डिपार्टमेंट का इनकम? नहीं। लेकिन बिजनेस कुछ अदर इनकम भी तो कर रहे हैं। तो सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, कुछ अदर इनकम और एक्सपेंसेस भी होता है, और वो सारा इनकम एक्सपेंसेस एडजस्ट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना? बस वहां तक करना है। तो और क्या फाइंड करेंगे? डिपार्टमेंट का तो काम हो गया, डिपार्टमेंट एक्स बोल रहे भाई मेरा तो 5 लाख प्रॉफिट है, वाई बोलता है मेरा तो 3 लाख प्रॉफिट है। लेकिन अब बिजनेसमैन सोचेंगे ये 8 लाख एक्चुअली मेरा प्रॉफिट हुआ या इससे कम या इससे बेसी, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट कितना? क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक ही बनेगा, उसमें तो टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ना। तो इसलिए एक और अकाउंट एक्स्ट्रा करोगे। कौन सा अकाउंट करोगे बोलो? कौन सा अकाउंट करोगे? बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, उसको बोलते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलोगे इसको? जनरल प्रॉफिट लॉस, राइट? समझ में आया? तो हम लोग इसके बाद एक अकाउंट करेंगे, दैट अकाउंट इज जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो ऊपर लिखे थे वो रहेगा, ठीक है ना? तो बोलो, अब बोलो जनरल पीएल क्यों बनाया जा रहा है? अभी हम डिस्कस किए, अल्टीमेट हम लोग देखेंगे ओवरऑल बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न किए, यानी कि डिपार्टमेंट का हो गया मतलब उतना ही प्रॉफिट है, उससे कुछ कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। हम लोग आगे जनरल पीएल से वो पता करेंगे, राइट? और उसी को बैलेंस शीट में कैपिटल में साथ जोड़ते ना नेट प्रॉफिट, तो कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा, राइट? तो जनरल पीएल अकाउंट अब बनाओगे, इसमें एक कॉलम, लेकिन डिटेल्स के लिए इनसाइड कर देना। इसको स्टार्ट कहां से करेंगे? जो नेट प्रॉफिट उसी से स्टार्ट करेंगे। इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? ये जो डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आया था उसी को ट्रांसफर कर देंगे ना। तो क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय नेट प्रॉफिट
ब्रॉट डाउन डिपार्टमेंट क्या क्या था एक्स और डिपार्टमेंट वाई, इनसाइड वो सारा नेट प्रॉफिट लिख लेना और लिख के आउटसाइड ट्रांसफर कर देना। ठीक है, जैसे पहले ट्रेडिंग उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे पीएल में, और पीएल में नेट प्रॉफिट जो डिपार्टमेंट का है उसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल पीएल में। ठीक है, अच्छा सर एक में प्रॉफिट एक में लॉस आया तो ओके, प्रॉफिट वाई में लॉस है तो नेगेटिव करके नेट आउटर कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में प्रॉफिट है जोड़ के आउटर कॉलम कर लोगे। ऐसा नहीं करना कि डेबिट साइड लॉस लिख दे क्रेडिट साइड, हाँ दोनों में लॉस है तो फिर दोनों डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? यस, अब आ जाते हैं, अब इसमें और क्या आएगा, इसमें लिखो बाई इनकम ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ डिपार्टमेंट। अब समझो ये बिजनेस का इनकम लेकिन डिपार्टमेंट का नहीं, वो आएगा इसमें। अभी बोले थे ना इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, वो थोड़ी बड़ा डिपार्टमेंट का इनकम, तो इसमें लिख लोगे, इसमें लिखोगे बाय इनकम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का तो ऊपर नेट प्रॉफिट लिख ही लिए थे ना, तो डिपार्टमेंट छोड़ के कुछ जनरल बिजनेस से कुछ इनकम अर्न किए, इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट थोड़ी डिपार्टमेंट का इनकम है, तो प्रॉफिट लॉस कहां लिखोगे, जनरल पीएल में लिखोगे। लॉस हो गया तो डेबिट में लिखोगे, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट में लिखोगे। इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलते जा रहा है ऑलवेज, ये थोड़ी डिपार्टमेंट का इनकम है, वो इसमें दिखा दोगे। समझ में ना? यस, और इनकम क्रेडिट साइड लिख लेना। नो डेबिट साइड, डेबिट साइड करोगे क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ब्रैकेट में नॉट ऑफ डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है वो तो डिपार्टमेंट पीएल में लिख लिए थे, तो उसको छोड़ोगे, बट जो जनरल बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो इसमें डेबिट साइड दिखा देना। समझ में आया? तो बस यही तो बैलेंस करोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिजनेस का। बट एक और एडजस्टमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट दे रहे तो ए एडजस्टमेंट रहेगा। क्या एडजस्टमेंट आप समझते हैं? डेबिट साइड लिखो टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्या आएगा, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या है सर? एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग किए थे, देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे ना, लिखे थे। ये जो क्लोजिंग स्टॉक इसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। सर ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली डिपार्टमेंट एक्स वाई को भेजे थे, सेल्फ ट्रांसफर किए थे ना, ये जो ट्रांसफर किए थे उसमें प्रॉफिट जोड़ लिए थे, उसमें प्रॉफिट जोड़ लिए थे, तो प्रॉफिट ऐड करके एक्स ट्रांसफर किए वाई में, तो वाई के पास जो गुड्स अनसोल्ड रह गया, वाई बेच नहीं पाए, तो वाई का स्टॉक में जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें ट्रांसफर गुड्स इंक्लूड है, और एक्स उसमें तो प्रॉफिट ऐड किए थे, तो उसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड हो गया ना। तो अगर उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसको हटाओगे। स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट, जब बेचे नहीं पाए तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं रियली, तो अनरियलाइज प्रॉफिट उसको बोलते। वही कैलकुलेशन करेंगे और उसको क्रेडिट साइड स्टॉक में इंक्लूड था तो स्टॉक से लेस होना चाहिए, लेस नहीं करके जनरल पीएल में डेबिट साइड कर लोगे। समझ में ना? तो डेबिट साइड आएगा टू स्टॉक रिजर्व। कौन सा स्टॉक लिखो, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन किस पे, क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, राइट। और ये कैलकुलेशन करेंगे नोट 2, इसके लिए एक और नोट देंगे, उसमें सीखेंगे हम लोग। ठीक है, एंड यस, तो सर ओपनिंग स्टॉक भी तो हो सकता है, जैसे अभी क्लोजिंग स्टॉक और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक आएगा ना, अभी का जो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक, तो नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आ गया था, उसमें भी तो प्रॉफिट इंक्लूड था, तो उसको क्रेडिट साइड करोगे। यस, वेरी गुड। तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे, और वही बोल के लिखोगे ना बाई स्टॉक रिजर्व, तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व अकाउंट अनरियलाइज्ड
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, और एक ही नोट में हम लोग कर लेंगे, नोट 2 में वो सारा डिटेल्स कर लेंगे, राइट। अब ये हो गया, बस इसके बाद आपको मिल जाएगा ओवरऑल बिजनेस का क्या प्रॉफिट आया, क्लियर। और डिपार्टमेंट में हम लोग यही करेंगे, यही करना है हम लोग को, ठीक है ना। यस, तो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो कंसेप्ट सीखे थे, पीएल अकाउंट जो बनाए थे, वही चीज कर रहे हो, बस डिपार्टमेंट वाइज करोगे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जनरल पीएल करना होगा, उसमें ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट पता करो। ओके, तो क्रेडिट साइड एक्सेस है तो जोड़ लो, और डेबिट में लिख दो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट कहां लिखते, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर करते। तो ए प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे, नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, एनपी ऑफ बिजनेस ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ट्रांसफर। तो हम लोग को ये पता चल गया कि नेट प्रॉफिट बिजनेस का कितना आया। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आप लोग को। तो अब डिटेल्स एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, क्या सीखे अभी, जस्ट फॉर्मेट सीखे, बट ये फॉर्मेट ही मेन है, इसके बाद तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, ये फॉर्मेट ही तो मेन है ना। यस बोलो, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट मतलब क्या हो रहे, कौन प्रिपेयर करेगा डिपार्टमेंटल अकाउंट ना, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंटल स्टोर्स। क्यों प्रिपेयर करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट, टू असर्टेन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट मेरा अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहे और कौन सा डिपार्टमेंट मेरा लॉस हो रहे है ना, वो हमको पता चलेगा। उसके हिसाब से हम आगे प्लान कर सकते, आगे हम उसको उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो दैट इज वाई हम लोग डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट करते। तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है बोलो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, परचेज आता है, परचेज में कुछ एडजस्टमेंट है, इसमें नोट में कैलकुलेशन कर लेंगे, एडलेस करके नेट अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट का इतना कॉलम्स है, फिर इसका इनर कॉलम उतना करोगे तो फिर स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए वो नोट में कर देना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब होता है फैक्ट्री का जितना खर्चा, फैक्ट्री में मेनली क्या लगता है बोलो, मटेरियल्स लेबर लगता है ना, तो सारा खर्चा आ जाएगा। प्लस इसमें फैक्ट्री का ओवरहेड, रेंट, लाइटिंग एक्सेट्रा, फैक्ट्री का सारा खर्चा यहाँ लिख लोगे। इनडायरेक्ट भी है फिर भी फैक्ट्री का सारा खर्चा लिखोगे। और दूसरा, अगर फैक्ट्री नहीं है तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो उसको भी लिख लोगे। अब क्रेडिट साइड आ जाओ, क्रेडिट साइड क्या आ रहा है आपका, एक तो सेल्स है, सभी डिपार्टमेंट जितना बेचे वो लिखोगे। और क्या है आपका, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया अपना में लॉस, उसको लिखोगे। एक चीज मैंने डेबिट साइड पीएल में लिखना भूल गए, क्या, अच्छा क्या लिखना भूल गए, मतलब वो आना चाहिए था, अपना में लॉस लिखे थे ना, तो उसका भी तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो डेबिट साइड डिपार्टमेंटल पीएल में लिख दो टू एब्नॉर्मल लॉस। क्यों सर, अगर एब्नॉर्मल लॉस है तो उसमें से क्लेम माइनस करके आएगा ना डेबिट साइड, उसको एक बार एक कर लो, स्किप हो गया था, टू एब्नॉर्मल लॉस डेबिट साइड करोगे, नेट प्रॉफिट से पहले लिख लेना टू एब्नॉर्मल लॉस, कितना लिखोगे, यहां बोलो कितना आएगा, टोटल माइनस क्लेम, इससे क्या लेस करोगे, माइनस इंश्योरेंस क्लेम, जितना क्लेम मिल गया वो माइनस करके एक्चुअल लॉस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई मिल जाएगा। ये पीएल में, डिपार्टमेंटल पीएल में ही चार्ज करोगे, राइट। एक्स का लॉस था एक्स में चार्ज करोगे, वाई का लॉस है तो वाई में चार्ज करोगे। ओके, हो गया आपका, तो ऐसे जीपी मिल जाएगा। और एक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोले थे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब क्या था, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट गुड्स को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। ये हम लोग ट्रांसफर का एंट्री कर लेंगे, एक के लिए सेल्स है तो दूसरे के लिए परचेज हो जाएगा, और फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, राइट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी है और इनडायरेक्ट इनकम, वो किसका लेंगे, सिर्फ डिपार्टमेंट का लेंगे, डिपार्टमेंट का इनकम और डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस दिखाओगे। और इंटर सर्विस ट्रांसफर हो रहे, गुड्स ट्रांसफर तो ट्रेडिंग में करोगे, पर सर्विस ट्रांसफर हो रहे तो पीएल में करोगे। जो सर्विस दिए उनके लिए इनकम है, सर्विस प्रोवाइडर उनके लिए इनकम है, क्रेडिट करोगे, जिनको सर्विस मिला उनके लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट करोगे। और बैलेंस कर लेना, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब फाइनली क्या करोगे, जनरल पीएल अकाउंट, और जनरल पीएल से पता चलेगा
ओवरऑल हम लोग का बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है, सारा नेट प्रॉफिट क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे ना। नहीं नहीं, नेट प्रॉफिट जीएलपीएल में ट्रांसफर करो डिपार्टमेंट का। और फिर अगर कुछ कुछ इनकम है डिपार्टमेंट का नहीं लेकिन बिजनेस का है, मेनली इन्वेस्टमेंट इनकम, वो सारा इनकम क्या करोगे, क्रेडिट साइड कर लोगे। और डेबिट साइड बिजनेस का एक्सपेंसेस है लेकिन डिपार्टमेंट का नहीं, ऑफिस का एक्सपेंसेस है एक्सेट्रा, वो डेबिट साइड कर लोगे। और अगर एक दूसरे को स्टॉक बेचे थे ना, इंटर ट्रांसफर, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है तो उस प्रॉफिट को भी एडजस्ट करोगे, उस प्रॉफिट को भी एडजस्ट करोगे। स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है तो स्टॉक जब सेल ही नहीं किए तो प्रॉफिट रियली हुआ नहीं, अनरियलाइज, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है तो क्लोजिंग से लेस करने के लिए डेबिट करोगे, और ओपनिंग में इंक्लूड है तो क्रेडिट साइड करोगे। और बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो क्लियर, बस यही चीज करना होगा। अब आ जाते, बोलो बोलो, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा नोट कर लेते हैं। नोट 2 नहीं, नोट 1 ही करेंगे आज। नोट 2 थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करने के बाद तभी समझ में आएगा, राइट। तो नोट 1, नोट 1, तो नोट 1 क्या चीज का नोट लिखे थे, बोलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम है ना। तो एक्सपेंसेस ऑफ इनकम, ये पॉइंट लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये पॉइंट लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भी हो सकता है कुछ। एक्सपेंसेस एंड इनकम इन डिपार्टमेंट्स। बस कुछ कॉमन एक्सपेंस एक साथ तो पे किए, लेकिन उसको बाद में सारा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो। ओके, तो इसमें हम क्या चीज लिखेंगे ना, कुछ नाम लिखेंगे एक्सपेंसेस, उसको क्या रेशियो से डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो रेशियो लिखेंगे, ठीक है। एक कॉलम, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा आपका नेम ऑफ एक्सपेंस, नेम ऑफ एक्सपेंस या इनकम, और राइट हैंड साइड लिखेंगे बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस या रेशियो। कौन सा रेशियो से, कौन सा बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिपार्टमेंट, राइट। ओके, बहुत सारे खर्चे आपको देगा जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन सा एक्सपेंसेस के लिए क्या रेशियो, कौन सा इनकम के लिए क्या रेशियो लाएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन में दे देता है और नहीं दे रहे तो कैसे करोगे, कुछ हम नाम लिख रहे। वन, फर्स्ट वन इज, देखो रेंट, रेंट या, अच्छा रेंट ही लिखो ना। बोलो रेंट क्या चीज का देते हैं, जगह का देते, मेरा बिजनेस प्लेस का देते अगर रेंटेड है तो, है ना। तो रेंट अगर है तो डिपार्टमेंट में रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरिया, कौन सा डिपार्टमेंट का कितना एरिया, उसी रेशियो से करोगे ना। तो इसमें बेसिस में लिखो एरिया, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे अभी बताया, दो डिपार्टमेंट था, इस तरह एरिया था, एक में 300 स्क्वायर फीट और एक में 200 स्क्वायर फीट, तो 3:2 हो गया ना रेशियो, 300 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट, 3:2। अब टोटल रेंट पे किए 50,000, तो 3:2 वाइज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ में ना। तो अगर रेंट है तो उसको किस बेसिस पे करोगे, एरिया के हिसाब से करोगे। सेकंड, डिप्रिसिएशन और बिल्डिंग। डिप्रिसिएशन बहुत सारे एसेट्स का होता है, लेकिन अगर बिल्डिंग है, अपना ही बिल्डिंग है ना, बिजनेस बिल्डिंग, तो अपना बिजनेस बिल्डिंग में मैंने बिजनेस का चला रहे, उसमें दो डिपार्टमेंट है, तो उसमें क्या रेंट कभी पे करेंगे, अपना बिजनेस में तो रेंट नहीं होता है अपना बिल्डिंग में, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन आएगा, तो डिप्रिसिएशन को कैसे, इसमें भी एरिया, इसमें भी एरिया, जितना एरिया उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन टोटल चार्ज कर देंगे। तो इसमें भी सेम रेशियो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डिपार्टमेंट, सेम रेशियो फॉलो करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड लिखो लाइटिंग, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी।
तो इस पे तो बिल एक ही आएगा ना, मीटर से एक ही बिल आएगा। तो उसको हमको क्या करना होगा, ये सारा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में। तो लाइटिंग को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार सोच के बोलो, लाइटिंग को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, किस बेसिस पे कर सकते हैं? सर सबसे बेटर होगा अगर सब मीटर सब रूम में सब डिपार्टमेंट में लगा दे, तो सब मीटर में जो काउंट यूनिट्स काउंट होगा उसके हिसाब से कर देंगे, रेशियो कर देंगे ना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। कभी सब मीटर इस तरह लगाते अपना सब डिपार्टमेंट में सब मीटर लगा दिए, नहीं, एक ही तो मीटर है ना। तो उसमें सबसे अच्छा क्या होता है ना, पॉइंट्स देखोगे, सब हो ना, स्विच बोर्ड होता है, सब रूम में स्विच बोर्ड होता है। तो कितना पॉइंट्स है देख लो, कितना पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। इस रूम में 10 पॉइंट यूज हो रहे हैं और वो छोटा रूम उसमें 4 पॉइंट यूज हो रहे हैं। तो रेशियो आ गया ना 10:4, उसके हिसाब से होगा। अरे क्लासरूम चलता है तो सब में मोरलेस एवरेज चलता है, एक शुरू करते हैं इवनिंग टाइम में क्लोज करते, सभी तो चलता है ना। तो टाइम उसमें मैटर नहीं कर, लेकिन कितना स्विच है, तो लाइट पॉइंट्स 10 पॉइंट्स होगा ना। तो मतलब पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, समझ में ना। तो इसमें बोलो यूनिट्स, क्या चीज का यूनिट्स देखोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स या फैन पॉइंट वॉट एवर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब स्विच बोर्ड देख लोगे और उसमें कितना पॉइंट्स है ना। एक फैन है, दो लाइट है और कुछ अदर्स है, तो सब कितना पॉइंट्स काउंट कर लिए। बड़ा वाला रूम में भी काउंट कर लिए, उसमें देखे 3 फैन है और लाइट बहुत सारे हैं, तो पॉइंट से क्लियर हो जाएगी, उसके हिसाब से चार्ज कर दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट डी, पावर। पावर मतलब वो मशीन रन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर में थोड़ा सा अंतर है। जैसे एसी जब चलता है ना तो पावर से चलेगा, एसी में पावर कंज्यूम होगा ना। अरे एसी में पावर कंज्यूम होगा, उसका अलग से एक करना होता है। बट प्लांट मशीन चलेगा, उसका अलग से पावर एक होता है। नॉर्मली करोगे लाइन खराब हो जाएगा, जल जाएगा, उसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा लगता है, अलग से अप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे एसी, एक एसी 1 टन का है, एक एसी 1 टन का है और एक एसी दूसरा रूम में 2 टन का लगा है। दोनों ही मेरा 8 घंटा करके चला, तो बिल किसका ज्यादा है, 2 टन का, है ना। तो इसमें हॉर्स पावर कैपेसिटी, पावर है तो क्या होगा, हॉर्स पावर कैपेसिटी के हिसाब से आएगा, समझ में है ना। तो पावर है हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर कैपेसिटी। सभी डिपार्टमेंट का जो मशीन है उसका पावर कैपेसिटी देख लेंगे, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके नेक्स्ट, फिफ्थ, फिर आ रहा है डिप्रीसिएशन। फिर क्या है, डिप्रीसिएशन। लेकिन है डिप्रीसिएशन बिल्डिंग छोड़ के, फर्नीचर, मशीन्स, है ना। ये जो मेरा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इतना कैमरा एटसेट्रा, ये सब मेरा जो है ना, इस पे क्या यूज हो रहे हैं ना, यूज हो रहे तो डिप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो जो डिप्रीसिएशन, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ। डिप्रीसिएशन एसेट्स कॉस्ट पे होता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट में कितना का एसेट्स है वो देख लो, उससे रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो इसमें क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ डिपार्टमेंट, समझ में आया। तो डिप्रीसिएशन को कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट का एसेट्स क्या वैल्यू देख लो और उसी वैल्यू से रेशियो पता करोगे और उसी रेशियो से डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे। क्लियर, बोलो नेक्स्ट। कुछ और एक्सपेंसेस है, लिख लेते। पावर हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। 6, सेलिंग एक्सपेंस। बहुत सारे सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, कैरेज ऑन सेल होता है ना, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जितना भी सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको करोगे सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट कितना बेचे। जैसे सेल्समैन कमीशन है, तो दोनों डिपार्टमेंट में जो सेल्स हो रहे हैं उस पर ही तो कमीशन देंगे ना। तो क्या होना चाहिए, सेल्स रेशियो। तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो जितना भी सेलिंग एक्सपेंसेस उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे नेट सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, नेट सेल्स रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट। सारा डिपार्टमेंट का नेट सेल्स देख लेंगे, उससे रेशियो पता कर लेंगे और उसी रेशियो से ये सेलिंग एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर।
अब लोग कॉस्ट में सेकंड सेम में कॉस्ट किए थे, ओवरहेड चैप्टर था, उसमें इस तरह किए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, प्राइमरी सेकेंडरी। सर वो सब भूल गया, अभी तो फोर्थ सेमेस्टर पहुंच गए ना। यस, खैर कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा करोगे ये रिकैप हो जाएगा। सेवेंथ, तो सेलिंग एक्सपेंसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। अब बस और कुछ लिख लेना, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जब क्वेश्चन करेंगे चलेगा। नेक्स्ट लिखो, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स एटसेट्रा। डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, इसको किस बेसिस पे करना चाहिए? इसके लिए बेटर होता है, हम दो ऑप्शन दे रहे हैं। डिस्काउंट किसको अलाउ करते हैं? डेटर्स को, कस्टमर को अलाउ करते हैं ना। बैड कहां से होता है? डेटर्स से ही। तो डेटर्स ऑफ डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट का कितना डेटर्स था, यही बेटर है। तो इसमें लिखोगे डेटर्स ऑफ डिपार्टमेंट, डेटर्स ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। बट अगर डेटर्स नहीं है, इंडिविजुअली डेटर्स नहीं दिया, तो सेल्स देखेंगे, सेल्स ही किए थे ना, उसी को तो दे रहे हैं ना। तो अदरवाइज क्या करोगे? नेट सेल्स। अगर डेटर्स दे दिए डिपार्टमेंट वाइज तो बेटर होगा, डेटर्स के हिसाब से करोगे। बैड भी तो डेटर्स से ही होता है, लेकिन अगर डेटर्स नहीं दिए तो इस केस में क्या करोगे? सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो देखोगे, पर नेट सेल्स रेशियो। समझ में आया? ओके। 8, नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो बोलो बताओ, डिस्काउंट मिलता है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर्स ऑफ डिपार्टमेंट देखेंगे। और बाई चांस क्रेडिटर्स अलग से नहीं दिए तो यस परचेज रेशियो करोगे। तो इसमें लिखोगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ डिपार्टमेंट। और अगर क्रेडिटर्स नहीं है तो क्या करोगे? परचेज रेशियो, वही नेट परचेज रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट, इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। 9, डिस्काउंट रिसीव्ड, सब समझ में आ गया ना। तो एक चीज और लिखो अब, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज फॉर परचेज, कैरेज इनवर्ड तो कैरेज फॉर परचेज, तो ऑब्वियसली परचेज रेशियो, परचेज रेशियो देखोगे ना। तो इसमें लिखो परचेज रेशियो, इसमें एक फॉलो करोगे, क्या फॉलो करोगे? परचेज रेशियो फॉलो करोगे। 10, कैरेज आउटवर्ड, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बोलो? कैरेज आउटवर्ड का मतलब कैरेज ऑन सेल, है ना। तो सेल्स रेशियो, तो इसको करोगे सेल्स रेशियो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेल्स रेशियो वाइज, राइट। नेक्स्ट 11, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स। अगर इंश्योरेंस कुछ पे किए, रिपेयर्स कुछ पे किए, तो ये सब क्या है? खर्चा है। लेकिन इंश्योरेंस क्या एसेट्स का करते, रिपेयर्स भी एसेट्स का ही करते, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना। कौन सा एसेट्स का इंश्योरेंस बोल रहे हैं उसका वैल्यू देख लोगे। अगर स्टॉक का इंश्योरेंस तो स्टॉक देख लोगे, एवरेज स्टॉक, ठीक है ना। मशीन तो मशीन का वैल्यू देख लोगे। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें आ जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट्स, बस और ज्यादा नहीं लिखेंगे। 12 लास्ट, मान लो यही लास्ट है, इतना कर लोगे अनफ है। नेक्स्ट वन लिखो, इसमें कैरेज लिख लिए, इंश्योरेंस लिख लिए, यस। अब लिखो इसमें रिपेयर्स भी हो गया था ना, मोरलेस हो गया। अब लिखो एमिनिटीज, एम्प्लॉइज एमिनिटीज, बस ये लास्ट लिख लो। एम्प्लॉइज एमिनिटीज, AMENITIES, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज, एम्प्लॉइज को जो फैसिलिटीज दे रहे, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? मान लो कैंटीन का खर्चा कंपनी बियर करते, जितना स्टाफ है सबको लिए कैंटीन खोल दिए, कम दाम में उनको फूड एटसेट्रा प्रोवाइड करते,
तो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट दे रहे हैं ना। एम्प्लॉय के लिए उन लोगों ने क्या किए, कुछ और हेल्थ इंश्योरेंस कर दिए, तो एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहे हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हैं। तो इस तरह जो फैसिलिटीज है, तो इसको किस बेसिस पे करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है ना। इसमें करोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय देखोगे और उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ एक्सपेंसेस आपको दिया जाएगा और पूछेगा 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन देता है, समझो क्या देता है, इसीलिए हम डिटेल्स बताए। आपको कुछ नाम बोल देगा, ये खर्चा है, तो इसको डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये बताओ आप। तो आप अब लिख लोगे ना, 4-5 नाम दे देगा 5 नंबर के लिए, और वो 4-5 का जो नाम दे दिया सिर्फ रेशियो बता दोगे, 5 मार्क्स मिलेगा आपको। तो ये अलग से अगर 5 मार्क्स दे रहे हैं क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो इसमें, क्लियर है ना। यस, तो हम लोग का एक नोट हो गया। तो इसमें हम लोग यहां तक सीख लिए। अब दूसरा नोट क्या चीज का था, बोलो। नोट आज कंप्लीट कर लेंगे, नोट आज कंप्लीट कर लेते, सेकेंड नोट, लेकिन आगे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, सेकेंड नोट का एग्जांपल डिटेल्स बाद में देंगे, आज सिर्फ फॉर्मूला एक कर लो। इसके बाद क्या होगा, जब आगे प्रैक्टिस करेंगे वो आसान हो जाएगा। यस, सेकेंड नोट, नोट 2। यस, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक लिख लो, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, है ना। तो अनरियलाइज प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट्स, मतलब एक एक डिपार्टमेंट देखेंगे उसमें कितना प्रॉफिट अनरियलाइज स्टॉक में इंक्लूड है ना। तो अनसोल्ड स्टॉक में अगर प्रॉफिट इंक्लूड है, अनरियलाइज इसी इसी को बोलते हैं। यस, तो मैंने एजम्पशन एक बार देखो, क्या एजम्पशन लिए थे क्वेश्चन में, एक्स डिपार्टमेंट वाई में ट्रांसफर किए थे, मतलब एक्स के लिए सेल्स था और वाई के लिए परचेज था। अगर एक्स के लिए सेल्स था तो उन्होंने तो प्रॉफिट कुछ ऐड किए थे ना, वाई के लिए परचेज है ठीक है, लेकिन एक्स के लिए सेल्स, तो एक्स तो प्रॉफिट ऐड किए थे। तो ए अजम्पशन ले रहे हैं, एक्स ट्रांसफर टू वाई एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस तभी ना प्रॉफिट इंक्लूड है, अगर कॉस्ट में ट्रांसफर किए तो प्रॉफिट ही इंक्लूड नहीं है, कैलकुलेशन ही तो नहीं आएगा ना। तो ऑब्वियस कंडीशन हो गया, सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर होना चाहिए या प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर होना चाहिए, तभी वो कैलकुलेशन करोगे, क्लियर है। यस, तो पॉइंट ये लिखो, कैलकुलेशन क्या करोगे। अच्छा, ये लिखो, रेट ऑफ जीपी क्या फाइंड करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, क्योंकि कितना प्रॉफिट ऐड किए थे वो तो पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ जीपी ऑफ सेंडिंग डिपार्टमेंट मतलब कौन सा डिपार्टमेंट सेंड किए थे वही तो प्रॉफिट जोड़े थे ना। तो हम लोग का एग्जाम्पल में कौन सा डिपार्टमेंट सेंड किए थे, बोलो तो एक्स है ना। तो मतलब डिपार्टमेंट एक्स, एज पर आवर एग्जाम्पल इट वाज डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला याद है ना, जीपी बाय सेल्स इन 200, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखो इसमें रेट ऑफ जीपी इक्वल टू, क्योंकि पता नहीं है कितना प्रॉफिट ऐड किए, तो रेट पता करोगे ना, और रेट नहीं पता करोगे तो प्रॉफिट कितना इंक्लूड है पता ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए रेट ऑफ जीपी आप फाइंड करोगे। तो इक्वल टू क्या फॉर्मूला, जीपी ऑफ एक्स, एक्स डिपार्टमेंट कर लेंगे ना, यस, डिवाइड बाय सेल्स, कौन सेल किए थे एक्स, तो डिवाइड बाय सेल्स ऑफ नेट सेल्स ऑफ एक्स, नेट सेल्स ऑफ एक्स इनटू 100, यही तो होता है। बट यहां नहीं, इसमें कुछ और जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे समझाते, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ और ऐड करो। अच्छा, हम एक बार हम लोग अब फिर आ जाते हैं उसी फॉर्मेट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट किए थे ना, इस फॉर्मेट में आओगे तो क्लियर हो जाएगा। बोलो, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फर्स्ट, कौन सा डिपार्टमेंट, एक्स डिपार्टमेंट, एक्स डिपार्टमेंट सेल किए ना वाई को, एक्स के लिए सेल्स था, और ये जो ट्रांसफर किए थे वाई को, ये भी तो सेल्स है, सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर किए मतलब ये भी तो सेल्स है ना, इसमें भी तो प्रॉफिट जोड़े थे। तो उसको जोड़ के टोटल सेल्स क्या होता है, अदर्स को जितना बेचे
प्लस वाई को जितना ट्रांसफर किए ऐड करके तो मेरा टोटल सेल्स आएगा ना। तो टोटल सेल्स देखना होगा। एक अपना आउटसाइडर्स को बेचे थे, वही तो रियल सेल्स था, और एक्स वाई को भी सेल किए, ट्रांसफर किए मतलब सेल किए, सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर किए थे ना, प्रॉफिट एड था, वो भी तो सेल्स है ना। तो टोटल मतलब टोटल जो जीपी उसमें भी तो है, तो दोनों सेल्स को जोड़ना होगा तभी ना आएगा टोटल सेल्स। तो इसीलिए क्या करोगे आप ना, ये जो जीपी आया था इससे डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड करोगे, नेट सेल्स प्लस ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट, ये भी तो सेल्स है ना एक्स के लिए, तो ऐड कर लोगे ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट एट सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर किए तभी ना जोड़ोगे, सेल्स मानोगे, वो भी सेल्स है, ठीक है ना। बस अब इनटू कर लोगे 100, तो इससे मिल जाएगा रेट ऑफ जीपी। तो रेट ऑफ जीपी कैसे पता करोगे, पहले सेंडिंग डिपार्टमेंट कौन भेजे थे गुड्स, ठीक है ना, दैट शुड बी जीपी बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट इनटू 100, तो रेट ऑफ जीपी पता कर लिए। एंड सेकंड आप फाइंड करेंगे, ए हो गया पॉइंट, अब पॉइंट बी लिखो, पॉइंट बी अब फाइंड करेंगे ट्रांसफर गुड्स included in closing stock of receiving department, transfer goods included in stock, closing stock या opening stock, whatever, stock of receiving department, ओके। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे तो भी क्लियर होगा। ये पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टेंशन कुछ नहीं लेना है, एकदम आसान है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो एक्स डिपार्टमेंट वाई में ट्रांसफर किए थे, कितना ट्रांसफर किए थे, 1,00,000 का गुड्स। एक्स डिपार्टमेंट वाई में कितना ट्रांसफर किए, 1,00,000 का गुड्स, और वाई डिपार्टमेंट परचेज किए बाहर से, वाई डिपार्टमेंट बाहर से भी कुछ खरीदे थे, कितना का, 2,00,000 का गुड्स। तो मतलब बोलो वाई एक्स से भी बाई किए थे 1,00,000 का, बाहर से बाई किए कितना, 2,00,000 का, तो वाई डिपार्टमेंट का टोटल बाई कितना हो गया, 3,00,000, दोनों मिला के 3,00,000 है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर वाई डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक रह गया कितना, 30,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक वाई डिपार्टमेंट का कितना, 30,000। ये जो 30,000 क्लोजिंग स्टॉक वाई डिपार्टमेंट का, वाई डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो बताओ ये जो 30,000 इसमें ट्रांसफर कुछ एक्स से भी तो हुआ था और कुछ बाहर से खरीदे थे वाई, तो कितना गुड बाहर से खरीदे थे और कितना गुड्स एक्स से आया था, ये कैसे पता करेंगे। अब जब तक ये नहीं पता कर पाओगे तो प्रॉफिट, क्योंकि एक्स से जो आया था वही तो एक्स प्रॉफिट ऐड किए थे, तो इसमें टोटल जो 30 क्लोजिंग स्टॉक है, अगर इसमें से 5,000 एक्स से आया था तो 5,000 में ही तो एक्स प्रॉफिट ऐड किए थे, या 10,000 था 10,000 में ही तो प्रॉफिट ऐड किए थे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट, इसका स्टॉक में कितना एक्स से आया था, ट्रांसफर गुड्स इंक्लूड है, वो पता करोगे। क्लियर है ना। इसमें 2 फॉर्मूला है, दोनों ही हम देंगे। एक फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में दे दिया, ये जो 30,000 वाई डिपार्टमेंट का है ना क्लोजिंग स्टॉक, इसमें बोल दिया 20%, कितना परसेंट, 20% एक्स से आया था, तब तो क्लियर है एकदम। बोलो 30,000 का 20% कितना, 6,000 हो जाएगा। तो 30 में से 6,000 एक्स से आया था, तो उतना में ही तो प्रॉफिट इंक्लूड किए थे एक्स, क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन अगर रेशियो नहीं देता है कितना परसेंट ट्रांसफर गुड्स इंक्लूड है, तो फिर कैसे करोगे। 2 ऑप्शन हो रहे हैं, हाउ मच गुड्स ट्रांसफर इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, वो देखोगे, और उसमें ट्रांसफर रेशियो दे दिया, जैसे बोले इसमें 20% ट्रांसफर गुड्स है, या 30% ट्रांसफर गुड्स, 50% ट्रांसफर गुड्स, तो आसान से कर लोगे। और अगर रेशियो नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या रूल्स अप्लाई करोगे, 2 रूल समझ में है ना। तो अब आ जाते, तो यहां लिखो, एक चीज फाइंड करें, जो क्लोजिंग स्टॉक है रिसीविंग डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट इसमें कौन है, हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से वाई, एक्स तो सेंड किए थे ना, तो वाई डिपार्टमेंट का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक, उसमें कितना गुड्स एक्स से आया था वो पता करेंगे। तो इसमें 2 केस हो रहे हैं, क्या 2 केस है, फर्स्ट केस
if transfer ratio given, if ratio of transfer is given, कितना रेशियो से वो ट्रांसफर हो रहा था वो दे दिया आपको, मतलब ट्रांसफर गुड्स और बाहर से खरीदा हुआ गुड्स, इसका रेशियो दे दिया, ठीक है। तो ट्रांसफर गुड्स इक्वल टू स्टॉक ऑफ वाई मतलब स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, स्टॉक ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर रेशियो, ट्रांसफर रेशियो बोल दिया 20%, तो 20% कर लोगे, 30% तो 30% कर लोगे, इस तरह आपको मिल जाएगा। ओके, ये था फर्स्ट ऑप्शन। बट अगर ट्रांसफर रेशियो नहीं दिया तो फिर कैसे करना? सेकंड, इफ रेशियो ऑफ ट्रांसफर इज नॉट गिवन, इफ रेशियो ऑफ ट्रांसफर इज नॉट गिवन, तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ट्रांसफर रेशियो नहीं दे रहे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो लिखो ट्रांसफर गुड्स इक्वल टू स्टॉक ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट, कितना ट्रांसफर हुआ था देखेंगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय परचेज ऑफ वाई, अब वाई कितना परचेज किए थे, परचेज ऑफ वाई डिपार्टमेंट कितना वो देखेंगे, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम एक्स कितना देखेंगे डिनोमिनेटर में, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स कितना देखेंगे डिनोमिनेटर में लिखोगे, प्लस डिनोमिनेटर में एक और ऐड करोगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ वाई, ठीक है। इस फॉर्मूला को फॉलो करोगे। सर ये फॉर्मूला हम लोग को रटना पड़ेगा क्या? नहीं, आगे एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, डिटेल समझाएंगे इसको, यही मेन पार्ट है डिपार्टमेंट में और कुछ नहीं, वो तो ट्रेडिंग पीएल फाइनल अकाउंट जैसे की, इसको हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर गुड्स कितना इंक्लूड है। और एक चीज यहां लिखना है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे ना, इसमें लिखो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वाई डिपार्टमेंट, तो इस केस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे और नहीं तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट एकदम आज लास्ट एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा नोट, और नेक्स्ट क्लास में ना हम इसी नोट से ही डिटेल्स कराएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन से, या ऐसे कर सकते हैं, पहले उस नोट को छोड़ के करेंगे, फिर बाद में उस नोट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू, फाइनली अब फाइंड करोगे, लिखो देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्रांसफर गुड्स ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, ट्रांसफर गुड्स ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेप 2, ये जो बी पॉइंट में लिखे थे ना, बोलो बी पॉइंट में क्या फाइंड किए, ट्रांसफर गुड्स इनक्लूड स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, ये जो ट्रांसफर गुड्स फाइंड किए थे, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ जीपी एज पर स्टेप ए इनटू रेट ऑफ जीपी ऑफ सेंडिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट तो सेंडिंग डिपार्टमेंट, बस ये रेट तो परसेंटेज होता है, तो मिल जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगा। फिलहाल एक फॉर्मूला लिखो और नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है हम लोग का फ्राइडे सेम टाइम, और तो डिटेल हम इंफॉर्मेशन हम लोगों पे कर देंगे फ्राइडे सेम टाइम है। ओके, आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं।